जरा सोचिए, साल है 1940। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही है और इधर भारत में एक छोटा सा शहर रामगढ़ देश के दो सबसे बड़े नेताओं के लिए एक वैचारिक जंग का मैदान बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी है उसी रामगढ़ की जहां ये तय हो रहा था कि भारत की आज़ादी का रास्ता आखिर होगा क्या। तो यहाँ पर ना दो रास्ते थे, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ थी सामूहिक क्रांति की जोशीली आवाज, जो मानो एक दहाड़ते हुए शेर की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ने को तैयार थी। और दूसरी तरफ आजादी की उसी लंबी लड़ाई में एक अकेले सत्याग्रही का शांत लेकिन मजबूत इरादा। रामगढ़ में बस यही दो सोच, यही दो रास्ते आपस में टकरा रहे थे। तो सवाल ये है कि रामगढ़ में आखिर ऐसा हो क्या रहा था कि वो एक तरह से बारूद का ढेर बन गया था। देखिए, हवा में एक अजीब सा तनाव था। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा तो अंग्रेजों से बातचीत में बहुत सावधानी बरत रहा था, लेकिन देश के अंदर एक बेचैनी थी, एक सीधी और आक्रामक कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही थी। और इसी माहौल में एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। वो सिर्फ कांग्रेस से असहमत नहीं थे, वो तो एक खुली चुनौती दे रहे थे। उनका जो समझौता विरोधी सम्मेलन था, वो असल में स्थापित लीडरशिप के खिलाफ एक सीधा ऐलाने जंग था। साफ संदेश था कि अब बातचीत का टाइम खत्म हो चुका है। बोस की रणनीति कमाल की थी। वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, वो एक गठबंधन बना रहे थे। उनका मकसद था देश की सभी गरम दल की आवाजों को एक झंडे के नीचे लाना, ताकि एक ऐसी ताकत तैयार हो जिसे अंग्रेज चाह कर भी नजरअंदाज ना कर सकें। बोस और उनके समर्थकों के लिए बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। उनका मानना था कि आज़ादी कोई मांगी जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसे एक झटके में जनता की एकजुट ताकत से छीनना होगा। इंतजार का ऑप्शन अब खत्म हो चुका था। लेकिन देखिए, रामगढ़ की कहानी सिर्फ बोस तक ही सीमित नहीं थी। ये जगह हर तरह के क्रांतिकारियों के लिए एक चुंबक बन गई थी, और हर किसी के पास आज़ाद भारत का अपना एक सपना था। ये विद्रोह के विचारों का एक सच्चा संगम था। मतलब यहाँ बॉस के राष्ट्रवादी तो थे ही, साथ में सहजानंद की किसान सेना भी थी और एमएन रॉय के लोकतांत्रिक मार्क्सवादी भी थे, जो तानाशाही की जगह लोकतंत्र पर आधारित समाजवादी सिस्टम चाहते थे। भले ही ये सब हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध में सब एकजुट थे। तो एक तरफ जहां बोस क्रांति का शंखनाद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अहिंसक विरोध के महारथी महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में एक बिल्कुल अलग तरह का प्रतिरोध शक्ल ले रहा था। ये रास्ता शोर का नहीं, बल्कि आत्मबल का था। गांधी जी के सामने एक दुविधा थी कि युद्ध के दौरान देश में उथल-पुथल मचाए बिना विरोध कैसे दर्ज किया जाए। उनका समाधान अपनी सादगी में शानदार था, एक व्यक्तिगत प्रतीकात्मक अवज्ञा, एक ऐसा काम जो ब्रिटिश साम्राज्य को नैतिक रूप से शर्मिंदा कर सके। ये असल में संख्या का खेल नहीं था, बल्कि एक नैतिक संदेश देने की कोशिश थी। ये कहने का एक तरीका था कि हम तुम्हारे युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपनी आवाज उठाने के अधिकार के लिए चुप भी नहीं बैठेंगे। और जब भारत के दो सबसे सम्मानित चेहरे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू इस सत्याग्रह को लीड करने के लिए आगे आए, तो पूरे देश में एक शक्तिशाली संदेश गया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी रणनीतियां बन रही थीं, वो जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रही थीं? झारखंड के दिल में ये दो रास्ते सिर्फ मिले नहीं, बल्कि टकराए, और इनसे एक नई ऊर्जा पैदा हुई। रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग की सड़कें साहस के व्यक्तिगत प्रदर्शनों का मंच बन गईं। कार्यकर्ता अंग्रेजों को ललकारते और गिरफ्तारियां देते, और इस तरह उन्होंने अंग्रेजों की ही बनाए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार बना दिया। खासकर जमशेदपुर, वो तो प्रतिरोध का एक गढ़ बन गया। यहाँ जयप्रकाश नारायण और माइकल जॉन जैसे नेताओं ने शहर के मजदूरों की ताकत को संगठित किया। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी, लेकिन प्रतिरोध की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। महादेवी केजरीवाल की कहानी तो और भी दिलचस्प है। जब उन्होंने गिरफ्तारी दी, तो अंग्रेजों ने शायद उनके प्रभाव से डरकर उन्हें जेल में डालने के बजाय 24 घंटे निगरानी में रख दिया। ये एक संकेत था कि खेल के नियम बदल रहे थे और महिलाएं इस लड़ाई में आगे आ रही थीं। तो झारखंड के एक छोटे से शहर में हुए इस वैचारिक टकराव का आखिर असर क्या हुआ? क्या ये इतिहास के पन्नों में बस एक फुटनोट बनकर रह गया? नहीं,
इससे कहीं ज्यादा था। इसने भारत की नियति को एक नया मोड़ दे दिया। रामगढ़ एक टर्निंग पॉइंट था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर के वैचारिक मतभेदों को और साफ किया, झारखंड में आदिवासी और मजदूर वर्ग के प्रतिरोध को एक शक्तिशाली आवाज दी और इस पूरे क्षेत्र को भारत के राजनीतिक नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर दिया। रामगढ़ ने 1940 में जो सवाल खड़ा किया था, उससे हम आज भी जूझते हैं। जब अन्याय का सामना हो तो क्या सही है? भीड़ के साथ मिलकर दहाड़ना या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज में ताकत खोजना? जैसा कि इतिहास हमें दिखाता है, इसका जवाब कभी भी आसान नहीं होता।